करो भाई शुरू जी। लेक्चर नंबर 78। कल जो सवाल करे थे जाते जाते, पेज नंबर उसका क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 का। पेज नंबर 834। एंटिटी पी acquired 30% of equity shares in entity A. तो P parent है, associate A है। During year 1 at a cost of rupees 147। तो एट अ कॉस्ट ऑफ 147 का मतलब है ये इन्वेस्टमेंट्स की प्राइस है जो पेरेंट की बैलेंस शीट में नजर आ रही होती थी इन्वेस्टमेंट्स के सामने। व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी ए वाज 350। तो हमने कहा था इसके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 350 है, शेयर कैपिटल गिवन नहीं है, तो रिटेन अर्निंग की समझ लो 350 है। और 5 साल के एंड पे, क्योंकि बैलेंस शीट में एज ऑन चीजों से खेलते हैं, तो 5 साल के एंड पे उसके फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हो चुकी थी 600। तो यहां से हमें क्लोजिंग आ रही पता चल गई थी, ओपनिंग आ रही पता चल गई थी, तो क्लोजिंग और प्री का डिफरेंस पोस्ट आ गया था। तो और साथ साथ हमने परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सवाल में अगला हिस्सा क्या है? सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द फिगर दैट मस्ट बी इंक्लूडेड टू अकाउंट फॉर एसोसिएट, टू अकाउंट फॉर, यानी इसको कैसे अकाउंटिंग करें इसकी, टू अकाउंट फॉर एसोसिएट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 5। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका मतलब है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात भी करें और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात भी करें। अच्छा, अब ना 5 का प्रॉफिट 80 है, सारे ऊपर देखिएगा, 5 का प्रॉफिट 80 है। मैंने माना कि आरई 350 से ग्रो करके 600 पे चली गई है, जिसमें 5 का प्रॉफिट 80 है। अगर 5 का प्रॉफिट 80 है तो मुझे सोच के बताएं, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं P&L बनाते हुए कि 1 2 3 4 का प्रॉफिट कितना है। आप बताएं प्रॉफिट फॉर द ईयर किस वर्किंग में जाता है? 5.1। ये याद है? ये आपको फील नहीं हो रहा? 80,000 क्या है? ए का प्रॉफिट है, तो एस का प्रॉफिट किस वर्किंग में जाता है? तो अगर यहां लिखा हुआ है कि इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ए, तो फिर इसके साथ में क्या लिख सकता हूं? वर्किंग 5.1। तो बस वर्किंग 5.1 अब कर लें, वर्किंग 5.1। और साथ साथ याद रखिएगा परसेंटेजेस लगानी होती हैं। ए का प्रॉफिट कितना है? मल्टीप्लाइड बाय, और भाई 5 साल पहले खरीदा हुआ है, इसलिए इस साल को 3/12 4/12 करने की जरूरत नहीं है, पूरे साल का प्रॉफिट कंसोलिडेट करेंगे। एक फैक्टर लगेगा या मंथ बेस फैक्टर भी लगेगा? मंथ बेस फैक्टर नहीं लगेगा। हमने कितने परसेंट बाय किया इसको? 30%, 24 कैरी डाउन 24। तो मोहतरम ये दो फिगर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जानी है। बैलेंस शीट में क्या जाएगा? 222। और ये फिगर आपको पता है किससे पहले आती है? बिफोर पीबीटी। बिफोर पीबीटी ये फिगर आ जाती है। चलें जी ओवर। ये ऑप्शनल दिया था क्वेश्चन 11, ये हो गया होगा, इसमें कोई मसला नहीं आया होगा। क्या आया था कोई मसला? किसने लोगों ने किया था? आया था कोई मसला आया था? अच्छा, ओके जी, आप हजरात आए IS 28 पहले सफे पे, पेज नंबर 634। एसोसिएट कौन होता है? जिसमें हमारा कंट्रोल हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो? कंट्रोल नहीं होता, हमारा इन्फ्लुएंस होता है, हमारी चलती है, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले सकते। कम से कम कंट्रोल तो एक वीटो टाइप चीज होती है, यानी जब हमने कह दिया तो वही होना है। सब्सिडियरी पे तो हमारा कंट्रोल चलता है, लेकिन एसोसिएट पे हमारी, एन एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर व्हिच द इन्वेस्टर हैज। इन्वेस्टर कौन होता है? जो शेयर खरीदने वाला होता है इन्वेस्टर ना, तो पेरेंट। और शेयर जिसके खरीदे जाते हैं उसे इन्वेस्टी कहते हैं, इन्वेस्टी कहते हैं। और इन्वेस्टर कौन होगा? पेरेंट। अच्छा जी, द 20% और मोर रूल इज जनरल गाइडलाइन। असल में 20 से 50 है ना, बस 20 से 50 इज जनरल गाइडलाइन, ये जनरल गाइडलाइन है। हाउएवर IS 28 स्टेट्स दैट हाउ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अराइजेस। कई दफा ऐसा होता है आपने 17-18% शेयर भी खरीदे हो ना, तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर इन पांचों में से कोई एक बात पाई जा रही हो, और लिखा हुआ है,
अगर इन पांचों में से कोई एक बात भी पाई जा रही हो तो भी आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। जनरल रूल वैसे क्या है, कितने परसेंट है जनरल रूल? अगर 20 से 50% शेयर खरीदे तो आपकी क्या बन जाएगी? एसोसिएट। लेकिन अगर आपने 18-19%, 17% भी शेयर खरीदे हैं तो भी एसोसिएट बन सकती है, अगर द एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज यूजुअली एविडेंस्ड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। हो सकता है एक डायरेक्टर बिठा के आप इन्फ्लुएंस चला दें, अपना 18% शेयर खरीदें किसी कंपनी के, डायरेक्टर अपना बिठा दें उधर, फिर भी इन्फ्लुएंस आपका चल जाएगा। हो सकता है आप इसकी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हो। ये बातें याद कोई नहीं करनी, ये पैरा 6 एमसीक्यूज में कभी छठी बात आई तो उसे क्रॉस करना है, बस इसलिए बता रहा हूं। IAS 28 का पैरा 6 है। नेक्स्ट, मटेरियल ट्रांजैक्शन, काफी ज्यादा सेल परचेज हो रही है, मटेरियल यानी कि 70-80% सेल आप आपस में ही करते रहते हैं। एंड इंटरचेंज ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल, हमारा सीईओ उधर चला जाता है, उसका सीईओ इधर आ जाता है, सीएफओस बदलते रहते हैं बिटवीन द टू एंटिटीज। और टेक्निकल सपोर्ट, आईटी सपोर्ट हम उसको इतनी ज्यादा दे रहे हैं। तो अगर ये बातें पाई जाएं और आप 17-18% शेयर भी खरीद लें तो कभी कभी आप क्या बन जाते हैं? पेरेंट और एसोसिएट। तो पेरेंट और एसोसिएट का रिलेशन आपका बन जाता है। तो बताएं क्या 20% कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 21% खरीदने से ही मेरी एसोसिएट बनेगी? उससे कम से भी एसोसिएट बन सकती है। तो लिख लें, इनमें इन सूरतों में 20% से कम भी शेयर खरीदे हो तो हम एसोसिएट कह सकते हैं। इन सूरतों में 20% से कम भी शेयर खरीदे हो तो हम एसोसिएट कहेंगे। ऑनलाइन वाले भी जल्दी बुक ऑर्डर करते हैं भाई, पूरी कोशिश की थी कि वॉल्यूम 2 आ जाए, जब वॉल्यूम 1 आपका खत्म हो रहा गया है तो इसलिए प्लीज अब इसको टाइम लिया, खरीदना थोड़े से आपका काम है। अच्छा भाई, अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या है, देखिए चीजों को एक तो जल्दी जल्दी करके पेपर के लिए आप मसला कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी भी सिलेबस खत्म कराया जा सकता है, कोई मसला नहीं। जल्दी जल्दी खत्म कराने का फायदा कोई नहीं होगा आपको, ऐसे ही जो बताइए आपको 6 महीने की नुकसान वाली बात होती है। अब जो टाइम लगना है वो लगना है, उसको खींच के बंदा काम नहीं कर सकता। अब वो बंदा कराची से आ रहा है जनाजे पे, आप उसे को 2 घंटे में आ जाए, यार जो लगना है अब मैं क्या करूँ, बस कोई हल नहीं है। इसी तरह हमारे पास कोई हल नहीं है, तो जल्दी हम जेट तैयारी में नहीं जा सकते। 10 दिन हमारे फाइनल अकाउंट पे लगने हैं तो लगने हैं, 10 दिन हमारे IFRS 15 पे लगने हैं तो लगने हैं, पता नहीं 11 दिन लगने कितने लगे, IFRS 15 पे 10-12 दिन लगने हैं, 10 दिन हमारे जो है IAS 1037 पे लगने हैं तो लगने हैं, और 5 से 6 दिन हमारे IFRS 9 पे लगने हैं तो लगने हैं। अब इनमें से किसी चीज को छोटा नहीं किया जा सकता। अब ये चार चीजें हैं, 35 दिन है, और एक पीछे जनवरी का महीना है जिसमें 30-31 दिन है, तो ये जो लगना है टाइम लगना है, इसको आप कोई भी खींच के काम नहीं कर सकता। ओके, वापस आ जाओ, ये टेंटेटिव है, कुछ 1-2 दिन किसी में प्लस माइनस हो गया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके चलें जी, वैसे 4 टॉपिक हैं इसके बाद। अब लीज पे हमारे 2 दिन लगने हैं, अभी लीज पे 2 से 3 दिन अभी और लगने हैं, तो ये भी अभी करना है हमने। ओके, बहरहाल आज तो लीज का टॉपिक है, आज 15-20 मिनट लीज शुरू करने लगे हम। अच्छा, तो मोहतरम अब ये मेरी बात समझ लें कि एसोसिएट अगर 20% से कम भी हम शेयर खरीद लें तो वो हमारी एसोसिएट बन जाती है। अच्छा, ये जो मेथड होता है, ये इस तरह के सवाल क्लास के पूछ लिया कर। अच्छा, अब ये जो मेथड होता है, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, वर्किंग 7 करते हैं और वर्किंग 5.1 करते हैं। ये जो वर्किंग 7 और वर्किंग 5.1 है, आपको पता है वर्किंग 7 में हम उसकी रिटेन अर्निंग पे नजर रखते हैं और वर्किंग 5.1 में उसके प्रॉफिट फॉर द ईयर पे नजर रखते हैं। तो ये जो नजर रखना होता है रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट पे, इस मेथड का नाम है इक्विटी पे नजर रखना। इसलिए बोले एसोसिएट्स के लिए हम जो अकाउंटिंग का मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसमें क्लोजिंग आरी माइनस प्री आरी करते हैं और अर्निंग्स पे बार बार नजर रखते हैं, अर्निंग इक्विटी होती है ना, तो इसको इक्विटी मेथड कहा जाता है। IAS 28 स्टेट्स दैट एसोसिएट मस्ट बी काउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड। एसोसिएट को किस मेथड पे करो? इक्विटी मेथड। बस ठीक है, छोड़ें, ये ट्रीटमेंट वगैरह आइटम्स की धीमी है, इनको छोड़ें। अच्छा, अगले सफे पे आए, पेज 636 पे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और एसोसिएट। Associate is an entity over which investor has बोले and that is not a subsidiary। इसको कोई MCQ 1 बनावे करना हुआ कर लीजिएगा ताकि ये कवर हो जाए बात। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? आपका कब्जा होता है या अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है? बस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड पावर टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन। फाइनेंशियल कैश वाले भी, ऑपरेशंस रोजाना के, ऑपरेटिंग डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टी कौन होगा? एसोसिएट, जिसको खरीदा हुआ रॉयल फैन, BTCL के लिए रॉयल फैन, बट इट इज नॉट अ कंट्रोल ऑफ दोस पॉलिसीज। तो ये MCQ 7 है, उसने ये इसमें पूछा हुआ है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है मोहतरम? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? बोले पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी, बट इट इज नॉट अ कंट्रोल, नहीं है, पावर है बस हल्की फुल्की। और ये बता दें IAS 28 स्टेट दैट एसोसिएट मस्ट बी काउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड। डन, बस ओवर, और कुछ नहीं पढ़ना आपने थ्योरी में, जितनी भी फिलहाल पढ़ा दी काफी है। अच्छा जी, क्लास पूरी होने का वेट किया जा रहा था। अब हमने कंसोलिडेशन का कुछ पास्ट पेपर्स हैं, उनमें से कुछ चीजें देखनी है। उससे पहले मुझे आप ये बता दें कि पेपर में एक सवाल आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है और लोन है 100 रुपया, रेट है 10%, तो 100 ज़रब 10% कितना? 10 रुपए। ये जो 10 रुपए का इंटरेस्ट है
ये जो 10 रुपए का इंटरेस्ट है ये 6-6 महीने करके पे होता है और पहले 6 महीने का 7वें महीने के पहले दिन पे हो जाता है। पहले 6 महीने का बोले 7वें महीने के पहले दिन पे हो जाता है और जो अगले 6 महीने हैं उनका अगले साल के पहले दिन पे हो जाता है। तो अरेंजमेंट क्या है? द इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एनुअली, या इंटरेस्ट इज पेड ऑन यकम जुलाई एंड यकम जनवरी। क्लियर? अब आप मुझे बता दें इधर मैं क्या एंट्री करूंगा? हमारे साल ही पे हो गया। बोले 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 पेरेंट क्या एंट्री करेगा? पेरेंट क्या एंट्री करेगा? बोले बोले कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम, क्रेडिट 5 रुपए से 10 रुपए। अगर पूरे साल का है तो 6 महीने का 5 रुपए। डन। 10 इंटू 6 बटा 12 हो गया ना। अच्छा, सब्सिडरी क्या एंट्री करेगी? कर चुकी होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 5 रुपए से। इस दिन क्या एंट्रीज होंगी? इस दिन खड़े होकर ईयर एंड पे जब मैं खड़ा हूंगा, ये ब्लैक मार्कर से बता दे मैं खड़ा हूंगा, पेमेंट नहीं कर रहा। पेरेंट क्या एंट्री करेगा? पेरेंट एंट्री करेगा इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितना? 5 रुपए से। और सब्सिडरी क्या एंट्री करेगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से? 5 से। क्लियर? अब आप मुझे बता दें कि जब भी सवाल खामोश होगा तो हम अज्यूम करेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एंट्रीज ऑलरेडी पास्ड हैं। ये एंट्रीज मैंने कौन सी की हैं? जो हमने करनी है पेपर में या जो ऑलरेडी पास्ड हैं? जो ऑलरेडी पास्ड हैं। तो ये सारी एंट्रीज जो है वो हम हमेशा अज्यूम किया करेंगे। बोले बोले बोले। और कितनी आसान एंट्रीज हैं दोनों। हमारे साल के 6 महीने 30 जून को खत्म हो रहे थे। हमने पहला इंटरेस्ट 6 महीने के एंड पे दिया या 7वें महीने के पहले दिन? 7वें महीने के पहले दिन। तो बोले इंटरेस्ट इनकम 5 की रिकॉर्ड की और उसने इंटरेस्ट का खर्चा 5 का रिकॉर्ड किया, लेकिन साथ ही पे भी हो गया। और जब 6 से 12 महीने गुजरे तो अगले साल के पहले दिन फिर दोबारा हमने ये एंट्री की। क्या? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब मुझे बता दें ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी पास्ड एंट्रीज हैं। किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी पास्ड एंट्रीज हैं। ओके, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर पेपर में आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का इकट्ठा सवाल आ जाए तो बताएं पहले हम किसका सवाल सॉल्व करते हैं? बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करते हुए क्या करेंगे? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में से कितना कितना माइनस कर देंगे? 5 और 5। एक बात आज करने लगा हूं, पहले भी 1-2 दफा किया है। खुदा के लिए बैलेंस शीट के सवाल में इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस की टेंशन ना लिया करें। कुछ बच्चे ना ऐसा सोचते हैं, भाई के अपने भी 1-2 दफा ऐसा पंगा लिया था पहली अटेम्प्ट में, लेकिन ऐसा करना छोड़ दिया था। कुछ बच्चे इस तरह सोचते हैं, सर एक ने इनकम रिकॉर्ड की हुई है, दूसरे ने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, इनकी जरा इनकम एक्सपेंस भी उल्टा दें। तो उनको मेरा सादा सा जवाब होता है, बैलेंस शीट के सवाल में इनकम एक्सपेंसेस की टेंशन ना लो, इंटरेस्ट और मैनेजमेंट फीस, इंटरेस्ट और मैनेजमेंट फीस की इनकम एक्सपेंस की टेंशन ना लो। बैलेंस शीट के सवाल में सिर्फ किसकी टेंशन लो? रिसीवेबल और पेएबल। बस बैलेंस शीट के सवाल में इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस, और थोड़ी सी शायद लॉजिकल सोच भी है उनकी, कुछ सोचना चाह रहे हैं वो कि इनकम और एक्सपेंस का भी कुछ करें, लेकिन इस तरह नहीं सोचना। वैसे एक दफा आपने किया था जब पहली अटेम्प्ट में सोल्यूशन दिया था, लेकिन इस पे मुख्तलिफ किताबों में इख्तलाफ है। तो इख्तलाफी बात को डिस्कस करने की बजाय रूल सुन लें। बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल के एंगल से सोचें या इनकम एक्सपेंस के एंगल से? बस रूल सुन लें। बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल के एंगल से सोचें। करंट एसेट्स में से कितना माइनस कर दें? 5। और करंट लायबिलिटीज में डू नॉट बॉदर अबाउट एसआरई सीआरई, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस के बारे में ना सोचें। ना वर्किंग 1 में कुछ गया, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में। और आपको पता है ये बैलेंस शीट का फेस बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? बैलेंस शीट का फेस बना हुआ है। तो फेस में हमने जाके ये एडजस्टमेंट पोस्ट कर दिया। आई होप समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। और जब आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे फिर रिसीवेबल पेएबल के एंगल से सोचें या इनकम एक्सपेंस के एंगल से? तो पी एंड एल में इनकम एक्सपेंस के एंगल से सोचें। तो पी एंड एल में आ रही होगी एक अदर इनकम, एक आ रही होगी फाइनेंस कॉस्ट। तो पी एंड एल में हिम्मत करके बोले मैं एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ओ भाई खर्चे तो पूरे साल के बुक हुए हैं ना। तो पी एंड एल में इनकम एक्सपेंस के एतबार से सोचा करने और बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल के एतबार से सोचा करना है। सेम इज रूल फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम एंड सेम इज द रूल फॉर मैनेजमेंट फीस इनकम एंड मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस। डू नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। ऊपर लिख लें पेरेंट हैज प्रोवाइडेड लोन, पहले इंग्लिश में लिखें 1-2 लाइनें। पेरेंट हैज प्रोवाइडेड लोन टू सब्सिडरी, पेरेंट हैज प्रोवाइडेड लोन टू सब्सिडरी एंड इंटरेस्ट इज पेएबल, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन यकम जुलाई and Yakam January, and interest is payable on Yakam July and Yakam January.
अब बताइए, अगर यकम जुलाई को पे हो रहा है 30 जून को तो फिर पे नहीं हुआ, और अगर यकम जनवरी को पे हो रहा है तो 31 दिसंबर को तो पे नहीं हुआ, फिर रिसीवेबल पेबल भी होगा। Parent has provided loan to subsidiary and interest is payable on Yakam July and Yakam January. ठंड लगी है इसको, किसी को मैसेज कर सकते हो आप? ये क्या है रेड मार्कर से? डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। किसी ने लिखना है, ये बात लिख लें, बैलेंस शीट में रिसीवेबल, अच्छा हाँ ये बात भी लिख लें, सेम रूल इज फॉर मैनेजमेंट फी इनकम एंड एक्सपेंस, सेम रूल इज फॉर मैनेजमेंट फीस इनकम एंड मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस। सेम इज अ रूल फॉर मैनेजमेंट फी इनकम एंड मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस। हाँ याद आ रहा है मैनेजमेंट फीस इनकम मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस, वो मैं बता देता हूं अगर वो याद नहीं आ रहा, भी देख लें। मैनेजमेंट फीस इनकम एक्सपेंस क्या होता था, इधर देखें, इधर देखें। पेरेंट ने सब्सिडरी को कहा देखो 6 महीने मेरा मैनेजर आके तुम्हें सिखाएगा चीजें, और उसके जो पैसे हैं वो मैं 7वें महीने के पहले दिन ले लूंगा, और फिर हमारा मैनेजर 7वें महीने से 12वें महीने जो तुम्हें चीजें सिखाएगा उसके पैसे मैं 13वें महीने के पहले दिन ले लूंगा। तो सेम सेम क्या, कैश डेबिट मैनेजमेंट फीस इनकम, मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस डेबिट, और रिसीवेबल डेबिट मैनेजमेंट फीस इनकम क्रेडिट। अच्छा यार एक वैसे ही मेरी बात जहन में आगे चलते चलते कि एक सवाल लिखे जरा कहीं सफे के एंड पे, चले ठीक है वो मैं सवाल आपसे बाद में पूछता हूँ, खराब हुआ। अच्छा मैं वो सवाल आपसे बाद में पूछता हूँ, पहले कुछ चंद सवाल आपसे। अगर मैं रेड डॉट्स को मूव करके 30 जून और 31 दिसंबर के पे कर दूं तो आप लोगों ने एंट्रीज नहीं सोचनी, माशाल्लाह बड़े हो गए एंट्रीज के बगैर। अगर मैं रेड डॉट को मूव करके 30 जून कर दूं और इस रेड डॉट को मूव करके 31 दिसंबर पे शिफ्ट कर दूं तो तसल्ली से बताएं इधर कितना माइनस होगा, 0 0, क्योंकि ना कोई रिसीवेबल है ना कोई पेएबल है। डन। लेकिन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बताएं कितना माइनस होगा, 10 10 पूरा। वाई? क्योंकि खर्चा तो बुक होगा ना, खर्चा तो दोनों का पे हो रहा है, खर्चा तो रिकॉर्ड होगा, सिर्फ फड्डा किसका आता है, रिसीवेबल और पेएबल का। और अगर इधर देखें, और अगर क्वार्टरली का सवाल हो, यानी 31 मार्च वाला यकम अप्रैल को हो रहा है पे, अप्रैल मई जून वाला यकम जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर वाला यकम अक्टूबर को, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला यकम जनवरी को, तो रिसीवेबल पेएबल में कितना आएगा, 5 रुपए या 2.5 रुपए? 2.5 रुपए रिसीवेबल पेएबल में से निकल जाएगा, और इधर स्टिल 10-10 ही आता रहेगा, इधर स्टिल 10-10 ही आता रहेगा। तो बैलेंस शीट में किसके एतबार से सोच रहे हैं, रिसीवेबल, और प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम और एक्सपेंस फॉर द ईयर के एतबार से सोच रहे हैं। अच्छा हाँ एक सवाल अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, सफे के एंड पे लिखें, अगर डेटा सेम रखे ये वाला, अगर एसोसिएट को लोन दिया होता तो क्या करते, अगर इसी अरेंजमेंट के साथ एसोसिएट को लोन दिया होता तो क्या करते, अगर एसोसिएट को लोन दिया होता तो क्या करते? बैलेंस शीट पीनल दोनों में मैं पूछने लगा हूं, सबर। अगर एसोसिएट को लोन दिया होता तो क्या करते? एक मिनट देखें इधर, पहले जरा लॉजिक पे चलें यार, पहले लॉजिक पे चलें। करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज में करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि एसेट्स आप सिर्फ पेरेंट के उठाते हो, लाइबिलिटीज तो एसोसिएट की उठाते ही नहीं। लेकिन हैंड रिटन पेज पे भी नजर मार लें, लॉजिक भी समझ आ गई। हैंड रिटन पेज 2, we will intercompany balances between P and A such as debtor, creditor, receivable, loan payable, interest payable, management fee receivable, management fee payable will not be cancelled। तो अगर एसोसिएट का सिनेरियो होता तो बताएं क्या करते? करंट एसेट्स में से तो आप माइनस कर देते 5, करंट लाइबिलिटीज में तो 5 माइनस ना हो सकता ना,
इसलिए कुछ भी ना करते, सबर कुछ भी ना करते। तो एसोसिएट में ना कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। पहली बात समझ आ गई, आज क्या कर दें, लॉजिक बता दें। पेरेंट की किताबों में रिसीवेबल तो आ रहा होगा, लेकिन एसोसिएट का पेएबल तो हमने शो ही नहीं किया होगा, तो माइनस कहां से करें, इसलिए एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देते हैं। अगली बात मैं आपसे आज करने लगा हूं, किसी को याद है कि एसोसिएट में आपस की सेल परचेज भी कैंसिल नहीं करते? किसी को याद है एसोसिएट में आपस की सेल परचेज भी कैंसिल नहीं करते? वजह पता क्या होती है कि सेल पेरेंट की तो आ रही होती है अगर पेरेंट ने एसोसिएट को किया है, लेकिन एसोसिएट की परचेज नहीं आ रही होती। तो सेल डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल वाली लाइन याद है सब्सिडरी में, वो नहीं करते ना। तो जिस तरह सेल परचेज आपस की नहीं करते, तो आज जरा सोच के बताएं, इधर पेरेंट ने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की हुई है, उधर एसोसिएट ने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो हुआ, लेकिन मैं P&L के मुंह पे लाया ही नहीं। तो इसलिए आपस का बोले लॉजिक बताएं। पेरेंट का इंटरेस्ट इनकम तो नजर आ रही होगी, वो इनकम में से माइनस कर दें, लेकिन एसोसिएट की, क्या आपको पता है इधर सिर्फ P और S की इधर इनकम आती है, एसोसिएट की नहीं आती। इधर भी सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट P और S की आती है, तो इसलिए इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी P&L में कैंसिल नहीं हो सकता। पहले जवाब लिख लें, फिर मैं हैंड रिटन पेज से दिखाने लगा हूं। अगर एसोसिएट का सिनेरियो होता तो बैलेंस शीट P&L में कुछ ना करते। अगर एसोसिएट का सिनेरियो, अभी तो किसको दिया हुआ था लोन, सब्सिडरी। अगर एसोसिएट का सिनेरियो होता तो बैलेंस शीट और P&L में बोले कुछ भी ना करते। अब जी रिवाइज करते रहे सारी बातें। एसोसिएट वाले सिनेरियो में डेटर क्रेडिटर कैंसिल नहीं हो सकते, लोन रिसीवेबल लोन पेएबल कैंसिल, इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट पेएबल, मैं बैलेंस शीट की बातें कर रहा हूं सारी, मैनेजमेंट फी रिसीवेबल मैनेजमेंट पेएबल कैंसिल। एसोसिएट के सवालों में P&L में सेल परचेज माइनस नहीं हो सकती, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस, मैनेजमेंट फीस इनकम मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस माइनस, ये सेम अमाउंट्स वाली चीजें होती है ना, सेम अमाउंट से दोनों जगह माइनस हो रही होती हैं। तो ये बात आपसे छुपाई हुई थी, ये बात आज आपको दिखाई जा रही है। हैंड रिटन पेज नंबर 4 के ऊपर, 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 पॉइंट 5, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट मैनेजमेंट फीस इनकम मैनेजमेंट फीस सेल एंड विल नॉट बी मेड, और सफे की हेडिंग कोई दी होला करे, P&L क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स, P&L क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स। और आज इस बात सवाल से आपको बात समझ में आ गई। वैसे जरा मुझे बता दें, आपस की सेल और परचेज में से क्यों नहीं कैंसिल करते, लॉजिक जरा बता दें। सर फिर कौन सी एडजस्टमेंट है जो एसोसिएट्स में करते हैं? वो भाई वो आप रिलैक्स रहें, आपको पता है कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हैं, वो आप रिलैक्स रहें। मैंने सिर्फ वो बतानी थी जो इग्नोर करते हैं। ये ना पूछेगा कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो चीज को ना खुद ही दिमाग में परेशान ना हो जाया करें। वो आपको पता है अल्लाह का शुक्र है कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा आपको पता है। मैंने सिर्फ कौन सी बताई आज, जो आपस की ट्रांजैक्शंस इग्नोर करनी है, जो सब्सिडरी पेरेंट में करते थे लेकिन एसोसिएट में नहीं करते। अच्छा, अब आप कंसोलिडेशन का चैप्टर निकालें, इसका ना एक पास पेपर आपको करवाने। ये ना आप जितने पास पेपर हैं वो सारे हमने ऑलमोस्ट क्लास में कर लिए हैं। हर सवाल में एक एक दो एडजस्टमेंट है जो आपको टफ टाइम दे सकती है। उस एडजस्टमेंट की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके टाइम में वो एडजस्टमेंट नहीं आनी है, वो पिछले दफा वालों की नहीं आनी। तो इसलिए कंसोलिडेशन की बेसिक्स कवर हो गई हैं। लेकिन एक एडजस्टमेंट है जो ICAP ने ना 2 दफा टेस्ट कर लिया है, इसलिए वो मैं करवा रहा हूँ। बाकी इनमें से पास पेपर में कोई भी एडजस्टमेंट ऐसी रहेगी तो इंशाल्लाह मैं खुद उसको डिस्कस करूंगा। हो सकता है आने वाली क्लासों में एक एक दो करके डिस्कस करते रहे। ये क्वेश्चन 1 आपका 100% हो सकता है, ऐसी बात कर रहा हूँ, पेज 568 पे। क्वेश्चन 2 आपने कर लिया हुआ है, क्वेश्चन 3 आपका 80% हो सकता है, क्वेश्चन 4 आपका 80-90% हो सकता है, क्वेश्चन 5 आपका 100% हो सकता है, क्वेश्चन 6 आपका 100, क्वेश्चन 6 होमवर्क में भी दे दिया था उधर डाल के एक दफा। ये वाला क्वेश्चन आपका 60-70-80% हो सकता है। सारे सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हो सकते हैं, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैंने सिर्फ एक एडजस्टमेंट करानी है, क्वेश्चन 8 में आ जाए, पेज 575। अच्छा भाई, ये JL कौन होगा? पेरेंट, और SL सब्सिडरी। किसने किसको लोन दिया हुआ है? पेरेंट ने सब्सिडरी को नहीं, पेरेंट ने सब्सिडरी को नहीं दिया हुआ। ये किसकी बुक्स हैं? इसकी बुक्स में एसेट्स वाली साइड है ये, और ये लायबिलिटीज वाली। तो सब्सिडरी की बुक्स में एसेट्स वाली साइड पे लोन रिसीवेबल आ रहा है कितना? तो लोन टू JL तो मुश्किल लफ्ज़ है ना, ये एसेट वाली साइड होती है ना, तो ऐसा लिख लिया करें ना, लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल फ्रॉम बीवी का लेवल चेक करें, बीवी श्योर को लोन दे रही है, सब्सिडरी पेरेंट को लोन दे रही है, तो लोन रिसीवेबल बोले फ्रॉम पेरेंट। अच्छा जी, बीवी क्या कह रही है भाई? पेज नंबर 575 है। बीवी क्या कह रही है? मैंने तुम्हें कितना लोन दिया हुआ है? 120 का।
जरा नजर मारते हैं जाके, शोहर क्या कह रहा है? शो कह रहे बीवी नहीं, बीवी नहीं। लोन बोले 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 पेबल टू एस, लिख लें प्लीज। नहीं 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 बेगम, मैंने तुम्हें से 96 वापस करते हैं। बेगम नहीं 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 शौहर, मैंने तेरे से 120 लेने हैं। तो अब देखते हैं जी। नहीं नहीं, इंटरेस्ट लोन अकाउंट में तो नहीं जाएगा, ये तो लोन का प्रिंसिपल अकाउंट होता है। तो रीजन सवाल बताया करेगा ना, रीजन सवाल बताएगा, रीजन सवाल बताएगा अपनी तरफ से ना। 0.5 GRN क्या मोहतरम? 31 दिसंबर 17। ये देख लें किसी ने नोट नहीं किया अभी तक, तो यहां तक नोट कर ले। ओके अच्छा, मेरे ख्याल से शायद वजह ये बनी होगी, इधर देखें कि सब्सिडरी ने लोन जो है, सॉरी पेरेंट है, पेरेंट ने उधार वापस करके लायबिलिटी कम कर ली होगी। 96 पे उंगली रख के सोचे ना, ये बात समझ आ रही है? बोले क्या, कैसे समझ आ रही है? पेरेंट ने, देखे ना, ये बंदा कह रहा है मैंने 96 देने हैं, तो शायद बाकी इसने दे दिए हो और इसको अभी तक मिले ना हो। तो अब जरा दोबारा सोचें, पेरेंट ने उधार वापस करके लायबिलिटी, बीवी को वो मिला नहीं इसलिए उसका रिसीवेबल अभी ज्यादा है। अब ये दो लफ्ज मेरे साथ बोलने हैं, लेकिन गलत नहीं बोलनी बीच में कोई बात। इसने शायद लोन वापस करके लायबिलिटी, मोबाइल वाले भाई, कम कर ली है और इसको अभी तक पैसे मिले नहीं, तो इसका रिसीवेबल ज्यादा है। क्लियर? ओके, सादा सी बात है। कई दफा इस तरह होता है, वाले साहब कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें पैसे भेजे हैं, मुझे तो अभी तक नहीं मिले। तो ये इस तरह की ट्रांजैक्शन है। द लोन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम जुलाई 17। लोन ना हमारे साल के मिड में दिया है, तो मोहतरम इंटरेस्ट कहीं साल का ना निकाल बैठिएगा। लोन हमारे साल के मिड में दिया। द लोन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम जुलाई 2017, ग्रांटेड बाय एस टू पी। सब्सिडरी ने पेरेंट को लोन दिया है, वो तो हमें ऊपर से पता चला ऑन यकम जुलाई 17, ऊपर से ये पता चला के आए थे। अच्छा, एंड कैरीज मार्कअप ऑफ 10% पर एनम रेट है ये। अ चेक ऑफ 30। अच्छा, हम बड़े हैरान हुए, इनका डिफरेंस कितना है यार इन दोनों फिगर्स का? 24 है डिफरेंस। कैलकुलेटर के कहता है ना यार, बड़े हो गए, 96 में 4 डालें 100 हो जाएगा 100। अच्छा, तो 24 का डिफरेंस है। क्लियर? तो 24 रुपए का डिफरेंस इधर आ रहा है, लेकिन सब्सिडरी क्या कह रही है? मैंने चेक कितने का भेजा है? बीवी कह रही है शोर तू परेशान ना हो, मैंने चेक भेजा है तुझे 30 का, लेकिन शोर कह रहे मैंने चेक तुझे भेजा है 30 का। A check of 30 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब इस बात को ना ऊपर से लिंक करके पढ़ें। चेक भेजे पेरेंट ने 30 का, क्योंकि पेरेंट ने तो उधार भी उतारना होता है, इंटरेस्ट भी देना होता है ना। चेक भेजे पेरेंट ने 30 का, और हमें ऊपर वाली इंफॉर्मेशन कह रही है कि 24 प्रिंसिपल की मद में मैच नहीं हो रहा। अच्छा, a check of ₹30 million including interest was dispatched by JL ऑन साल का आखिरी दिन। बीवी इतनी शोहर इतनी लेट तुमने चेक भेजा? 31 दिसंबर की रात को तुमने चेक भेजा, कहां मिला होगा बीवी को? ओके, बैंक में क्लियरिंग में भी टाइम लगता है ना। अ चेक ऑफ 30 वाज डिस्पैच्ड बाय पेरेंट ऑन 31 दिसंबर। इतना लेट जाके इसने चेक भेजा, बट वाज रिसीव्ड बाय एसएल आफ्टर ईयर एंड। लेकिन अगली लाइन मैंने काट दिया, लेकिन एसएल को कब मिला है? आफ्टर ईयर एंड। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप मुझे बताएं, वैसे ही आपसे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन पूछ रहा हूं, इंटरेस्ट मैं 120 पे निकालूं 96 पे? 120 पे निकालूं 96 पे? 120 पे। पहले आप लॉजिक सुनेंगे, फिर आप रटा याद करेंगे। लॉजिक सुनने पहले। असल में ना, इसने जो उधार वापस किया है, वो उधार वापस किया है 31 दिसंबर की रात को। मोहतरम बातें ना करो, देखो, इसने उधार वापस किया है 31 दिसंबर की रात को। जब इसने उधार वापस किया ना 31 दिसंबर की रात को, तो 31 दिसंबर की सुबह तक अगर इसकी बुक्स में आप जाके देखते 120 ही आ रहा होना था। जी मैं बोलने लगा, इसने उधार वापस कब किया? बोले 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को चेक दिया है, तो 31 दिसंबर को सुबह आते ही 10-11 बजे सुबह चेक किसको भेज दिया होगा? जब 31 दिसंबर को आप किसी को चेक भेजें, तो चेक भेजने से पहले अगर मैं पूछूं किताबों में चेक भेजने की एंट्री तो सुबह 10-11 बजे हुई। सुबह 9 बजे अगर मैं जाता, अभी तो 31 दिसंबर की शाम 5 बज गई ना, तब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं। अगर मैं सुबह 9 बजे जाता चेक भेजने से पहले, तो सुबह 9 बजे बताएं सब्सिडरी की बुक्स में भी, सॉरी पेरेंट की बुक्स में भी कितना रिसीवेबल नजर आ रहा होता?
पेबल पे कितना पेबल नजर आ रहा होता 120 का। क्लियर होगी बात? तो इस बात को आखिरी दफा दोबारा सुन लें। ये चेक भेजा कब गया है? किसने भेजा है? पेरेंट ने। अगर पेरेंट ये चेक ना भेजता तो पेरेंट के मुताबिक सब्सिडरी को पेबल स्टिल कितना नजर आ रहा होता? तो इसका मतलब है लोन जो 6 महीने इस्तेमाल हुआ है वो पूरा 120 इस्तेमाल हुआ है। तो लोन पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, आपने बोरोइंग कॉस्ट में पढ़ा होगा, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो लोन इस्तेमाल हुआ है। ये तो लॉजिक की बात होगी, रटा सुन लें। हायर अमाउंट पे आपने इंटरेस्ट निकाला करना है। 120 की अमाउंट ये आ रही है, 96 की अमाउंट ये आ रही है। हायर अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है। हायर की वजह ये है कि जो कम वाला बैलेंस है ना, इसने तो पेमेंट कर दिया ना, तो ये फिगर अब सही नहीं आ रही। हमने किस पे इंटरेस्ट निकालना है? हायर अमाउंट पे। तो ये रट्टे वाली बात सुन लें, रट्टा भी लिख लें। तो हायर वाली अमाउंट के ऊपर आपने इंटरेस्ट निकाला करना है। एक की किताबों में कितना नजर आ रहा है? 120। दूसरे की किताबों में अब हम परेशान है कि इंटरेस्ट किस पे निकालें, तो हायर वाली अमाउंट पे निकाला करना। निकालें जी इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें जी। लोन कितने? 120 इंटू और कितने महीने का? 6/12 कितना आ गया? 6। तो वो जो हमारा एक डिफरेंस आ रहा था ना, वो मैच कर गया। क्या उसने चेक भेजा कितने का पेरेंट ने? 30 का। लेकिन प्रिंसिपल की मद में कितना बैलेंस टैली नहीं कर रहा था, और 6 किस वजह से आ गया? अच्छा, अब आप मुझे एक एंट्री करवाएं। सबसे पहले लोन रिसीवेबल वाले को कहें तो लोन रिसीव नहीं करना। लोन रिसीवेबल बोले 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 120। कितना जी? 120। अच्छा, ये ना ट्रांजेक्ट पेपर में इजी मार्क्स होते हैं। ये वाला 120 खत्म कर देना और ये वाला 96 खत्म कर देना। ये पेपर में इजी मार्क्स होते हैं। एक की किताबों में कितना पड़ा है? 120। दूसरे की किताबों में ये आपने चुप करके खत्म करना है। ये वो इजी मार्क्स होंगे जो पेपर में आपको फौरन मिल जाएंगे। अच्छा, चेक कितने का भेजा? चेक 30 का। ये 30 का चेक रास्ते में एग्री करते हैं, अभी अगले को नहीं मिला। 30 को मैं कह सकता हूं इन ट्रांजिट। अभी इस बात को भूल जाए, इसमें इंटरेस्ट है क्या है? इन ट्रांजिट है 30। तो कैश इन ट्रांजिट बोले। छोटी एंटी टैली नहीं करी, जरा देखें। एंटी टैली नहीं करी। कितने से कितने से कितने से? 6 से एंटी टैली नहीं करी। खुद किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना, खुद किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना। सवाल में एक लाइन दी हुई है, खुद किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना। सवाल में एक लाइन दी हुई है, वो पढ़ लें। इस लाइन का मतलब लिखें, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर है। एरर मुझे तो एरर लग रही है, मुझे तो एरर लग रही है। नो इंटरेस्ट हैज बीन बुक्ड बाय सब्सिडरी इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सब्सिडरी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट भी बुक करना भूल गई। और भाई चेक आए ना आए, इंटरेस्ट बुक तो करना। एक्रूअल अकाउंटिंग क्या कहती है कि पैसे आए ना आए, चेक आए ना आए, पैसे आए ना आए, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट कर दो, पैसे आए ना आए, इंटरेस्ट तो बुक कर दो। कौन इंटरेस्ट बुक करना भूल गया? सब्सिडरी। बोले इसकी बुक्स में इनकम डालूं एक्सपेंस? ये मैं कोई आपस की ट्रांजैक्शन नहीं उल्टाने लगा, ये मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही करने लगा हूं। ये मैं आपस की ट्रांजैक्शन नहीं कोई उल्टाने लगा, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही करने लगा हूं। कौन इंटरेस्ट बुक करना भूल गया? सब्सिडरी की किताबों में इनकम डालनी है एक्सपेंस? इनकम तो इनकम डलवाएं। कितनी इनकम है इसकी? आपने निकाली भी है, 6 की इनकम है। तो इनकम डलवाएं इसकी किताबों में, डलवाएं डलवाएं। इंटरेस्ट इनकम कितनी? 6। लेकिन मेरे हाथ में तो P&L है ही नहीं, बैलेंस शीट का सवाल है, तो ऐसा ही में क्लियर। तो कौन इनकम रिकॉर्ड करना भूल गया था? किसकी किताबों में इनकम रिकॉर्ड कर दी? सब्सिडरी की किताबों में। अब ये ना कहिएगा सर बैलेंस शीट के सवाल में आपने कहा था इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस से नहीं खेलना। सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था CRE SRE से नहीं खेलना। खुदा के लिए ये ना कह दीजिएगा कि सर आपने थोड़ी देर पहले तो हमें सिखाया था कि बैलेंस शीट के सवालों में जब इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम जो है वो आ रही हो, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने जो है वो नहीं खेलना इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस से। और आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया है, थोड़ी देर पहले आपने हमें बताया है कि बैलेंस शीट के सवालों में जो इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में नहीं सोचना, खाली रिसीवेबल पेएबल के बारे में सोचना है। आपने हमें क्या करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के बारे में सोचें, CRE SRE के बारे में ना सोचें। सर ये सिखाकर आप हमें इधर लाकर रोल रहे हैं और रोल के आप हमें कह रहे हैं कि इधर आप SRE को डाल दो। भाई उधर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इधर एरर हुई है, वो बेचारे ने इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं की हुई, वो मैं सिर्फ उसकी किताबों में बुक कर रहा हूं जाके। अब बुक करने के बाद इसने इनकम डाल ली, उसने एक्सपेंस डाल लिया हुआ है क्योंकि उसने चेक भेज दिया है। अब इस इनकम एक्सपेंस को कैंसिल नहीं करना, ये कह रहा था मैं। इसने इनकम डाल ली, उसने क्या डाल लिया होगा, अब इसको कैंसिल नहीं करना बैलेंस शीट के सवाल में। अगर करना पड़ा तो P&L के सवाल में करेंगे। तो बताएं ये मैं इनकम एक्सपेंस कैंसिल कर रहा हूं आपस के बैलेंस शीट के सवाल में, या एरर सही कर रहा हूं? एरर सही कर रहा हूं। डन।
नहीं आ रहा होगा, इसने अभी तक बुक नहीं किया। अच्छा चलें जी, तरतीब से चलें दोबारा सारा। पेपर में हमें कैसे पता चलेगा क्या होगा, कहां से क्या पता चलेगा, देखें इधर सारे। अब ना तरतीब से, सब्सिडरी की किताबों में कितना रिसीवेबल आ रहा है 120, और रिसीवेबल आ रहे हैं। शोर क्या कह रहे हैं, मैंने तुम्हें कितने देने हैं? हमारे ख्याल से प्रिंसिपल की मद में कितना इन ट्रांजिट है? बोले बोले बोले। हमारे ख्याल से प्रिंसिपल की मद में कितना रास्ते में है? 24। जो किसने भेज दिया होगा? रीपेमेंट कौन करता है? जो उधार लेता है। तो इसने 24 भेज दिया होगा, हमारे ख्याल से 24 इन ट्रांजिट है। अगर सवाल में कोई लाइन ना लिखी होती तो फिर हम पता क्या करते, नीचे कोई लाइन ना दी होती तो 96 इधर डालते, 120 इधर डालते, बैलेंसिंग 24 आता है इन ट्रांजिट, लो जी खत्म। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। सवाल हमें क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं। सवाल ने गाइड करते हुए क्या कहा कि पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन, सॉरी हाँ, सब्सिडरी ने पेरेंट को लोन दिया है ईयर ऑफ मिड में। A check of 30 was dispatched but was received after year end. क्या इस लाइन का ये मतलब है? चेक was dispatched but not received का मतलब है 30 का इन ट्रांजिट। क्या इस बात का मतलब है 30 इन ट्रांजिट है? आगे चलें। अब ये एंट्री डाल डूल के टैली नहीं की, इस लाइन का मतलब बताएं, बैलेंस शीट के फेस का मतलब बताएं। ये 120 इधर डालो, 96 इधर डालो। द चेक हैज बीन सेंट बट नॉट रिसीव्ड का मतलब बताएं, ये डालो कैश इन ट्रांजिट। ये करके भी एंट्री टैली नहीं हुई तो सवाल बनाने वाले ने क्या कहा? नो इंटरेस्ट हैज बीन बुक्ड बाय, सब्सिडरी इंटरेस्ट बुक करना भूल गई है तो उसने इनकम बुक करनी है एक्सपेंस, तो इसकी बुक्स में हमने क्या बुक कर दी? इनकम बुक कर दी। अब सवाल में आपके फिलहाल नहीं ले रहा, सवाल में आपके ले लेता हूं पास पेपर क्वेश्चन नंबर। अच्छा इसकी वो पोस्टिंग देख लें। सॉल्यूशन के अंदर इसकी पोस्टिंग कौन सा पेज होगा? 590। ये देखें जी इसकी पोस्टिंग, ये 120 माइनस हो रहा है, 120 माइनस हो रहा है ये वाला। चुप चुप यार बातें ना करो। ये 96 माइनस हो रहा है सीआईटी में, ये 30 जा रहे हैं और ये 6 की इनकम बुक हो रही है। किसमें जाके ये रिकॉर्ड हो रही है या आपस की ट्रांजैक्शन को रिवर्स हो रही है? रिकॉर्ड हो रही है। चलें आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, पास और क्वेश्चन 5 कर दें। क्वेश्चन 5 में वो एडजस्टमेंट क्या सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 5। अच्छा मुझे बताएं, अगर कुछ भी ना होता यार, एक बात में मुझे बताएं, 1 मिनट, कुछ भी ना होता, आप लोग 96 शो करते या वो तो फारिग करते? 96 जो फेस पे नजर आ रहा था मुंह पे, वो तो फारिग कर देते। अल्लाह का शुक्र है आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है। 120 शो करते या फारिग कर देते? फारिग कर देते। 30 आपको पढ़ के पता चल जाता है इन ट्रांजिट है। आखिरी लाइन समझ ना आती तो 4 में से अगर हर एक का 1-1 मार्क्स है तो 3 मार्क्स तो इजीली मिल जाते। तो ऐसी कोई एडजस्टमेंट आया करे तो उसमें इजी मार्क्स बहुत ज्यादा पड़े होते हैं, तो इसमें भी पहले इजी मार्क्स ढूंढे कौन से हैं। सफेद एंड पे एंट्री करना जल्दी। ओके अच्छा जी,
पहले ना रिसीवेबल वालों की बुक्स देखा करें। इसके साथ छोटा सा लिख लें, लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस। पेरेंट कह रहे हैं मैंने तुमसे 16 रुपए लेने हैं, बीवी कह रही है सरताज नहीं, नहीं सरताज नहीं, नहीं और नहीं। बीवी की किताबों में पेएबल टू पी कितना आ रहा है? 12। बीवी कह रही है मैंने तुम्हें 12 देने हैं। प्रोबेबली बीवी ने मुन्ने को चेक देके भेजा हो, जो मुन्ने ने अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया हो, तो शोर के अकाउंट में कहां से ट्रांसफर होने? तो प्रोबेबली अभी तक जो हमें समझ आ रहा है, प्रिंसिपल की मद में कितना इन ट्रांजिट है? 4। प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल है ना, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। प्रिंसिपल की मद में कितना इन ट्रांजिट है? 4.5। द लोन वॉज ग्रांटेड बाय शोहर टू बीवी पिछले साल का पहला दिन। 2 साल पहले लोन दिया हुआ है, 2 साल पहले लोन दिया हुआ है, लेकिन हमें 2 साल पहले की टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ हमारे साल की टेंशन लेनी है। 2 साल पहले का लोन दिया हुआ है। एंड कैरीज इंटरेस्ट एट 12% पेएबल एनुअली। द प्रिंसिपल इज पेएबल इन 5 किस्तें ऑफ 4 million ईच। एक किस्त हमारे साल भी पे हो गई होगी, एक किस्त हमारे साल भी पे होगी, और उस किस्त की पे होने की वजह से ये जो पे करने वाला है उसने पेमेंट की वजह से लायबिलिटी कम कर ली हुई है। एक 4 मिलियन वाली किस्त हमारे साल भी पे हुई होगी, पिछले सालों में भी कोई पे होगी, उसकी टेंशन ना लें। एक किस्त जो हमारे साल पे हुई है, ये बात मेरी सुना कर जॉब कर रहा हूं, एक किस्त जो हमारे साल पे हुई है, तो पे करने वाले ने पे करके लायबिलिटी कम कर ली होगी, लेकिन रिसीव करने वाले को अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो उसका रिसीवेबल ज्यादा नजर आ रहा है। ऑन 30/16 BL issued a check of 5.92 million। BL जो सब्सिडरी है उसने चेक भेजा 5.92 का, जो अभी तक YL को नहीं मिला। अगली लाइन छोड़ें, अगली लाइन छोड़ें, पहले आप ऐसा करें 1 by 1 चीजों को लेकर चलें। एक ही किताबों में रिसीवेबल नजर आ रहा है, कितना? 16। दूसरे की किताबों में पेएबल नजर आ रहा है, कितना? 12। अच्छा, इसके बाद सवाल की अदर इंफॉर्मेशन क्या बता रही है? रास्ते में कितने? 5.92। ये टैली नहीं कर रहा, टैली नहीं कर रहा। इसकी वजह नो इंटरेस्ट हैज बीन बुक्ड बाय पेरेंट। पेरेंट ने इंटरेस्ट बुक नहीं किया अभी। अच्छा, इंटरेस्ट हायर अमाउंट पे निकालना है, लोअर अमाउंट पे? हायर अमाउंट पे निकालना है, और ये तो पिछले साल का लोन है, तो पूरे साल का है, हमारे साल का निकालना है फॉर द ईयर। इसी साल का बुक नहीं किया होगा ना, तो फॉर द ईयर सिर्फ एक साल का पूरा निकाला जाएगा। तो हमारे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? हायर अमाउंट पे, लोअर अमाउंट पे? हायर पे। 16 ज़रब 12%, क्या जवाब आ गया? 1.92। ये किसने बुक नहीं किया? पेरेंट ने। तो इंटरेस्ट इनकम बुक कर लें 1 और ये कहां शो कर दें? CRE। कितनों को यही एंट्री की थी? अच्छा, इस एंट्री को करने का तरीका क्या हुआ करेगा? ये दोनों फिगर्स बैलेंस शीट के फेस से पकड़ लिया करेंगे, फिर सवाल में देखेंगे अदर इंफॉर्मेशन में आके कितना रास्ते में है, जो रास्ते में बताएगा वो रास्ते में है, जो फिर अगली बात के बारे में बताएगा वो अगली बात के बारे में कर लेंगे। ओके? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, मुझे अब ये बताओ भाई, मैं पिछले सवाल में वापस आ गया हूं या इसी में हूं? अभी पिछले में वापस आ गया हूं। भाई को उठा के पूछो कि P&L के सवाल में क्या करना है आपने? P&L के सवाल में क्या करना है आपने? इस एंट्री को कैसे पोस्ट करना है? इस एंट्री को कैसे पोस्ट करना है? अच्छा जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, पेरेंट का, सब्सिडरी का, पेरेंट का, सब्सिडरी का। सबर सबर यार, चलिए थले साथ सबर सबर सबर। अच्छा मोहतरम, किसने बुक, यार ना चुप करना, चुप कर भाई, किसने बुक नहीं किया? सब्सिडरी ने। किसने बुक नहीं की इनकम? सब्सिडरी ने। तो इंटरेस्ट इनकम बढ़ा दें, इंटरेस्ट इनकम बढ़ा दें, कितना करें? +6। अच्छा, ये तो नहीं लिखा हुआ अगले ने खर्चा भी रिकॉर्ड नहीं किया, उसने तो असल में चेक पे किया होगा तो खर्चा रिकॉर्ड कर लिया होगा, कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं। ये एंट्री पोस्ट होगी 6। बस P&L में ये काम करना है, लेकिन एक छोटी सी चीज, वर्किंग 5 में भी ये इनकम जाएगी। S हैज नॉट रिकॉर्डेड द इंटरेस्ट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यार मैंने आपको कितनी दफा बताया है कि एस प्रॉफिट कोई बला वर्किंग नहीं है, एस प्रॉफिट में हर वो एडजस्टमेंट जानी है जो SRE में जानी है। ये कितने लोगों के जहन में आ गया था? वैसे वर्किंग 5 में जानी है, बस एस प्रॉफिट में वो सारी एडजस्टमेंट जानी है जो SRE को इधर हिट कर रहे हैं फॉर द ईयर वाली।
तो वर्किंग 5 में इंटरेस्ट इनकम आनी थी, बोले 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 बोले। लेकिन भाई एक एडजस्टमेंट और करवानी है आपने मुझे, पी एंड एल के अंदर एक एडजस्टमेंट और करवानी है, -6 हाय हाय हाय, ये एडजस्टमेंट जरूर करवानी है पी एंड एल में, -6 क्यों क्यों? और भाई पी एंड एल में इनकम एक्सपेंसेस को भी कैंसिल करना होता है, पी एंड एल में इनकम एक्सपेंसेस को भी कैंसिल करना होता है। सर ये वाला 6 तो आपने माइनस कर दिया, ये 6 कहां से माइनस कर रहे हैं? और भाईजान सवाल ने लिखा हुआ था सब्सिडरी ने इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं की, सवाल ने ये नहीं लिखा होता पेरेंट ने इंटरेस्ट का खर्चा भी बुक नहीं किया, पेरेंट ने इंटरेस्ट का खर्चा अपनी फाइनेंस कॉस्ट में डाला होगा। ठीक है, सवाल में क्या हम अज्यूम करते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है, अनलेस के सवाल कहते हैं इसमें गलती है। बड़ा खूबसूरत सवाल था, पी एंड एल में इसकी पोस्टिंग देख लिया। आई होप अब थोड़ा थोड़ा मजा आने लग गया होगा कंसोलिडेशन का जब खत्म हो रही है तो। डन। अब मैं देखें टाइम कैसे लगता है चीजों पे, जो आप कह रहे हैं कि चीजें जल्दी करवाएं और खत्म करवाएं, अब देखें टाइम कैसे लगता है चीजों पे। अब एक चीज अब डिस्कशन चल रही है ना, तो इसके साथ 2 एडजस्टमेंट्स और करवा देनी चाहिए ताकि ये उस जैसी चीज है ये भी साथ ही खत्म हो जाए, ये साथ ही खत्म करवा देनी चाहिए। इस वजह से टाइम लग जाता है, वरना यार टाइम लगवाना ना किसी को शौक है, मैं भी आराम से घर जाऊं टाइम पे जाऊं, आप भी घर जाएं टाइम पे जाएं, सबको ये दिल चाहता है। लेकिन अब क्या करें, पेज 568 में है, पेज 568 पे करें यार इस एडजस्टमेंट को फारिग। पेज 568 568 पे ये एडजस्टमेंट आ रही है और 0.4 आ रहा है। अच्छा मोहतरम, पेरेंट ने सब्सिडी को लोन कब दिया है? 1 जुलाई 13 को। इट इज रीपेबल आफ्टर 5 इयर्स। कोई रीपेमेंट प्रिंसिपल की नहीं है जो रास्ते में होगी, इस वजह से टाइम लग जाता है चीजों पे, इस वजह से कोई रीपेमेंट है ही नहीं जो रास्ते में होगी। 24 रुपए या इस तरह या क्या 5 साल बाद इकट्ठा पे होना है, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट को तो देन से निकाल दें। वो जो फर्क आ रहा होता था ना 120 और 96 में, ऐसा कोई फर्क नहीं है क्योंकि लोन कितने साल बाद पे होना है। अच्छा इंटरेस्ट कैसे कैसे पे होने, 30 जून और 31 इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल के एंगल से सोचें, बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेबल के एंगल से कुछ भी नहीं आना, वेल डन वेल डन। रिसीवेबल पेबल भी कैंसिल हुआ, कोई आना ही नहीं, रिसीवेबल पेबल 0 पड़ा हुआ है ना। अगर 30 जून की जगह 1 जुलाई और 1 जनवरी लिखा होता, फिर आखिरी 6 महीने का रिसीवेबल पेबल होता। अच्छा रिसीवेबल पेबल इंटरेस्ट भी फारिग हुआ, वो इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करनी, वो भी टेंशन खत्म हुई। यार ये 30 और 72 का मैच नहीं करना आपने, ये मैंने सवाल करवाया हुआ आपको क्लास में होमवर्क में, ये 72 कुछ और है, ये इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग सारी हैं। पिछले सवालों में आप नोट करें, पिछले सवालों में नोट करें क्या लिखा होता था, पिछले सवालों में लिखा होता था लोन फ्रॉम वाई लोन टू बी। अंग्रेजी बड़ी खूबसूरत होती थी, इस सवाल में खूबसूरती की इंतहा देखें अंग्रेजी की। इसमें उसने कहा लोन वापस तो होना नहीं, तो इसका डिफरेंस इन ट्रांजिट नहीं खुदा के लिए ले लेना, खुद ही ज्यूम नहीं करना डिफरेंस ट्रांजिट है। शोहर कह रहे मैंने 30 रुपए तुझे दिए हुए हैं, और बीवी कह रही होगी हाँ मैंने 30 रुपए तुझे 5 साल बाद वापस करने हैं, मुझे याद है। ये बाकी अदर्स होगा, इस सवाल में सिर्फ एक एंट्री होगी, लोन पेबल डेबिट 30 और लोन, वो जो 4 अभी एक 4 चीजें डाली है ना एंट्री में, वो नहीं होंगी, सिर्फ सिंपल एंट्री होगी। बोलें क्या, लोन रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंट्री कर लें बस, डन। अच्छा यार अब ये लोन की एंट्री नहीं है, क्वेश्चन 4 पेज 571, ये लोन की एंट्री नहीं है। पी&एल में इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस लाइन का पेज 571 पे ऊपर नीचे के डाटा से कोई ताल्लुक नहीं है, बस खाली ये लाइन पढ़ के एंट्री कर दें। इस लाइन का ऊपर नीचे वाले डाटा से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपस के डेटर क्रेडिटर हैं, आपस का लोन रिसीवेबल पेबल नहीं है।
यार ये काम तो कर देना, ऊपर के ऐसे लेटर राइटर में ढूंढ के कि इस पे 30 रुपीज पड़े हैं, इसमें नहीं पड़े, उस तरह की लाइन तो लगा दें अपनी बुक पे। ये तो लगा दें लाइन ऊपर, जरा ट्रायल में लाइन वैसे तो लगा देना किसमें 30 पड़े हैं, किसमें 30 नहीं पड़े। अच्छा इधर आओ यार, देखें ये पॉसिबल है कि पेरेंट कह रहा हूं मैंने तुमसे जो है वो 50 रुपए लेने हैं और बीवी कह रही हो नहीं मैंने आपको 22 रुपए देने हैं। ये पॉसिबल है कि पेरेंट कह रहा हूं मैंने आपसे 50 रुपए लेने हैं और बीवी कह रही हो नहीं मैंने आपको 22 रुपए देने हैं, बाकी मैं आपको भेज चुकी हूं, पहुंच जाएंगे आपके पास। ये पॉसिबल है, पॉसिबल है यार, इसमें क्या मसला, ये भी पॉसिबल है। शोर क्या कह रहा है, मैंने तेरे से बीवी कह रही है मैंने तुझे कोई पैसे, क्योंकि मैंने अभी अभी तुझे 50 भेजे हैं। अब पेरेंट की बुक्स में 50 का रिसीवेबल पड़ा होगा, सब्सिडियरी बुक्स में 0 का पेएबल पड़ा होगा। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा भी हो सकता है पेएबल वाला सारी पे कर दे पैसे? एक लफ्ज सवाल में लिखा हुआ था सेटल्ड, गल मुका दिया, सेटल कर दिए हैं पैसे, वाह खत्म होगी बात। अच्छा जी, यूएल कौन है? सब्सिडरी और ओएल पेरेंट। यूएल कौन है? सब्सिडरी। ना 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 यार चुप, सब्सिडरी सेटल्ड द आपस का बैलेंस। सब्सिडरी ने कहा साल खत्म होने से पहले बैलेंस सेटल कर लो, कहीं मर ना जाऊं, जो उधारे उतार दे, बाद में बुरसा ने वापस नहीं करना और मेरी टुकाई होनी है। तो सब्सिडरी सेटल्ड द आपस का बैलेंस बाय इशूइंग अ चेक ऑफ, रुकें जरा भाई, जब सब्सिडरी ने चेक इशू कर दिया होगा तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैंक क्रेडिट किया होगा, बैंक क्रेडिट किया होगा और पेएबल टू पेरेंट डेबिट कर दिया होगा। तो जो बंदा चेक इशू कर दे, अगर आप कॉलेज वालों को पैसे दे दें तो क्या आप कह सकते हैं मेरा पेएबल 0 है? तो अगर सब्सिडरी मुंह से ये बोले मैंने चेक इशू करके एज ऑन बैलेंस सेटल कर दिया है, तो बता दें सब्सिडरी के लायबिलिटीज के अंदर जो है वो कितना आ रहा होगा? सब्सिडरी की लायबिलिटीज, सब्सिडरी के लायबिलिटीज में कितना आ रहा होगा? जहां किसने 0 लिखा था वो हाथ खड़े जरा लोग, कैसे पता चला 0 है? जरा सोच के बताएं आप। सब्सिडरी ने पता मुंह से क्या बोला? एज ऑन 31 दिसंबर 15 जितना भी बैलेंस था आई हैव सेटल्ड इट बाय इशूइंग अ चेक। जितना बैलेंस था एज ऑन का लिखा हो ना, एज ऑन जितना बैलेंस था वो मैंने 30 मिलियन का चेक देके सेटल कर दिया है। इसका मतलब है कि सब्सिडरी की किताबों में पेएबल 0 आ रहा होगा। हाउएवर पेरेंट को अगले साल पेरेंट को ये चेक अगले साल मिला है, तो पेरेंट को अगर चेक मिला नहीं तो इसके अभी तक किसमें पड़ा होगा? रिसीवेबल में पड़ा होगा। क्लियर? अब एंट्री वही हो जाएगी, नहीं पहले डेटर खत्म किया करें ना, डेटर क्रेडिट 30 और सब्सिडरी के बॉक्स में से क्रेडिटर डेबिट 0, ये वाला 0 और ये वाला 30, डन। एंट्री पूरी करें ना, ताकि एंट्री की बेस तो बरकरार है ना, 0 भी लिखें प्लीज, क्रेडिटर डेबिट 0 और बैलेंसिंग क्या आ जाएगा? अच्छा वैसे मुझे इस एडजस्टमेंट की टेंशन नहीं है, क्योंकि इस एडजस्टमेंट में भी आपने इन ट्रांजिट 30 लिखी आना था, मुझे पता है इसमें भी आपने 30 लिखी आना था और एक ही किताबों में से आपने 30 भी निकाल ही आना था। तो बस लायबिलिटी 0 से डेबिट करनी है। बाय सेटल्ड का लफ्ज लिखा है ना, उसने पूरे पैसे सेटल कर दिए, खत्म कर दिए। क्या करें, अब टाइम लगी जा रहा है, अब ये पता नहीं कहां से कहां बात जा रही है। पॉइंट 2 पढ़ें जी, पॉइंट 2 तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, जितनी मर्जी चीजें पढ़ लें। बाकी सवाल में एडजस्टमेंट आसान होती है, कोई एडजस्टमेंट होती है उसके भी आधे मार्क्स लेने आसान होते हैं, लेकिन नेवर एंडिंग स्टोरी है, जो मर्जी कर लो आप। अच्छा यार ओएल चार्ज, ओएल कौन है यार? पेरेंट। ये टेस्ट में भी असल में एडजस्टमेंट आई थी। ओएल चार्ज 2.5 मिलियन मंथली टू यूएल। अच्छा वैसे ये बता दें इसने इसको खरीदा कब है? यकम मई 2015 को खरीदा है, डन। तो साल खत्म होने से कितने महीने पहले? 8 महीने पहले। ओएल चार्ज 2.5 मिलियन मंथली टू यूएल फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम द डेट ऑफ। अच्छा जी रुक जाएं, मैंने आपको कहा था यार सिंपल सी बात है, पेरेंट ने सब्सिडरी को कहा है मैंने तुम्हें घर किराए पे दिया है, मैंने तुम्हें कमरे किराए पे दिए हैं। अगर मैनेजमेंट सर्विस समझ ना रहा हो, मैंने तुम्हें कमरे किराए पे दिए हैं, तो पेरेंट रेंटल इनकम डालेगा अदर इनकम में और सब्सिडरी एडमिन एक्सपेंसेस में एक्सपेंस डाले। पढ़ लें आप।
OL charge 2.5 million monthly to UL for management services provided from the date of acquisition. Done. अब आप मुझे बता दें इसकी पेमेंट स्टेटमेंट को तो इसने यहां जिक्र नहीं किया कि पेमेंट हुई नहीं हुई, तो हम अज्यूम करेंगे पेमेंट हो गई है, पेमेंट की टेंशन नहीं लेनी। मुझे ये बता दें आप कि 1 मई से पेरेंट का एक्सपर्ट स्टाफ यूफोन में जाके यूफोन को सिखा रहा है चीजें, उसके 2.5 मिलियन हर महीना बिल बन रहा है। तो मुझे बता दें कि जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें पी को और एस को क्या एंट्री करनी चाहिए, कैश डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट, और इसको क्या एंट्री करनी चाहिए, एडमिन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। 2.5 मिलियन हर महीने, तो 8 महीने का कितना बना, 20 मिलियन। डन। ये उसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री कर देनी चाहिए। पेरेंट को इंटरेस्ट इनकम बुक करनी चाहिए या अदर इनकम, अभी P&L का सवाल भी कराया एक, पेरेंट को इंटरेस्ट इनकम बुक करनी चाहिए, अदर इनकम, सब्सिडरी को फाइनेंस कॉस्ट बुक करनी चाहिए, एडमिन एक्सपेंस। अच्छा, अगर ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्होंने एंट्रीज कर ली हैं, जो कि हमेशा अज्यूम करने आपने पेपर में सही वाली एंट्रीज हो गई हैं, तो फिर आपने P&L के सवाल में क्या करना है और बैलेंस शीट के सवाल में क्या करना है। बैलेंस शीट के सवाल में कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट का सवाल करते हुए कुछ नहीं करना, कोई रिसीवेबल पेबल नहीं है। सवाल खामोश है तो ट्रांजैक्शन कैश में हो रही होती है, कोई रिसीवेबल पेबल नहीं है। लेकिन P&L का सवाल करते हुए रिसीवेबल पेबल के एंगल से नहीं सोचना, इनकम एक्सपेंस के एंगल से सोचना है। अदर इनकम में से कितना माइनस करना है और एडमिन एक्सपेंस में से 20 माइनस करना है। डन, क्लियर। तो अदर इनकम में से 20 माइनस करना है और एडमिन एक्सपेंस में से ये एक मिनट, इधर से -20 और एडमिन एक्सपेंस में से, अभी नोट ना करें। डन। लेकिन यार वो पेरेंट से ना ऐसी एक एरर हो गई है, पेरेंट से ना एक एरर हो गई है। पेरेंट चार्ज्ड 2.5 million and parent has credited it to expenses and parent has credited it to expenses। क्रेडिट करना था अदर इनकम में, क्रेडिट करना था अदर इनकम में, कहां डाल दिया, पेरेंट हैज, लिखें पेरेंट हैज गलती से, पेरेंट हैज गलती से क्रेडिटेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, सब्सिडरी ने भी कोई गलती की है। अच्छा, वैसे बच्चे की ये पूछे सर आपको कैसे पता चलता है पेरेंट है, वो भाई OL कॉन्टेक्स्ट होता है ना बात का। OL चार्ज 2.5 million एंड OL हैज गलती से क्रेडिटेड टू। यार वैसे एक मिनट, कोई इतना बड़ा ब्लंडर भी नहीं है, इनकम रिकॉर्ड करने के बजाय खर्चे कम कर दिए हैं, क्रेडिट डेबिट के चक्कर में ना पड़े। वैसे सोचें, इनकम बुक करने के बजाय खर्चे कम कर लिए हैं, इनकम बुक करने की बजाय हैड क्रेडिटेड टू अदर इनकम होना चाहिए था ना, फिर तो बड़ी जबरदस्त बात होती। हैज क्रेडिटेड टू खर्चे, गलती से बेचारे ने खर्चे बुक कर लिए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कम कर लिए, तो मुझे ये लग रहा है कि इसने खर्चे कम कर लिए हैं। करना क्या चाहिए था, इनकम बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उल्टा इसने खर्चे कम कर लिए हैं। अब देखते रहना आपने, बड़ा मजा आएगा। ये तो आप सवाल से उठा लेंगे ना, P और S, समझ आ रही है ना। अच्छा बताएं जी, किसने खर्चे कम कर लिए हैं, उसको खर्चे कम नहीं करने चाहिए थे। तो खर्चे कम नहीं करने चाहिए थे बल्कि इनकम बढ़ानी चाहिए थी। अब क्या करें, रेक्टिफाइंग एंट्री सोचें, खर्चे कम कर दिए हैं हालांकि इनकम बढ़ानी चाहिए थी। अब क्या करें, खर्चों को बढ़ा के इनकम को बढ़ा दें, इनकम को बढ़ा दें। सबर, उसने क्या कम कर लिया, क्या बढ़ाना चाहिए था, इधर उधर की बातें ना करें, सवाल परेशान होते हैं। उसने क्या कम कर लिया, क्या बढ़ाना चाहिए था। अब क्या करें, खर्चों को बढ़ा के इनकम को बढ़ा दें, तभी तो डबल एंट्री टैली होगी। खर्चों को बढ़ा के, एक्सपेंसेस, बोले खर्चों को उसने क्या कर लिया, बोले कम कर लिया ना। तो खर्चों को बढ़ाएंगे, खर्चों को बढ़ाने के लिए प्लस का साइन यूज होगा ना, खर्चों को बढ़ा के इनकम को बढ़ा देंगे। ये क्या हो गया, रेक्टिफाइंग एंट्री। ये एंट्रीज कर लेने के बाद एक एंट्री रह जानी है जो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए है। क्या इस एंट्री करने के बाद आपको फील हो रहा है कि एरर सही हो गई है, एरर सही हो गई है। अब मुझे बताएं, इधर देख, इधर थोड़ा सा हो। अब मुझे बताओ, क्या पेरेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह अदर इनकम में आपस की इनकम डाल ली है, पेरेंट ने अदर इनकम में आपस की इनकम डाल ली है। इस 20 को जो देखेगा परेशान होगा, ये एरर सही हो रही है, ये एरर सही हो रही है। क्या पेरेंट ने आपस की इनकम बुक कर ली है, सब्सिडरी ने तो गलती की नहीं हुई, सब्सिडरी के एडमिन में पहले ही पड़े होंगे। इसमें 20 पड़ा हुआ खर्चा
और इसमें इनकम हमने डाल ली है 20। ये तो कोई पी के इस वाली फिगर में कोई गलती सही हो रही थी ना, इसको छोड़े पर ये तो एरर है, एरर सही हो गई है, ये एरर सही हो गई है। आप बोले पी की अदर इनकम में आपस की इनकम पड़ी हुई है और सब्सिडरी ने कोई एरर की थी या नहीं की थी एरर। अब अगर सब्सिडरी ने एरर नहीं की थी तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, उसने तो खर्चों में डाला होगा। तो इस फिगर में से -20 कर दें सब्सिडरी के खर्चों में से, और ये 20 जो आप आपस की इनकम लाए हैं इसको, तो वो जो आते ही मैंने पहले किया था, आते ही मैंने पहले -20 तो करना ही होता है ना, इसको छोड़े ये वाला तो करना ही होता है ना, आपस की इनकम आपस का खर्चा उल्टाना होता है किन सवालों में। तो ये क्या है, एरर करेक्ट हो रही है और ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट हो रही है। चलो आखिरी दफा दोबारा देख लो, आखिरी दफा दोबारा बोलें जी। आम हालात में अच्छे बच्चे अगर हों तो क्या, भाई ये 1 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूरी बात पे भारी होता है। अच्छे बच्चे हों तो क्या डाला करें, अपनी अदर इनकम में डाला करें, भाई इधर देखता रहना यार, अदर इनकम में डाला करें, और पेरेंट अदर इनकम में डाले और सब्सिडरी एक्सपेंस में डाले। सवाल कुछ नहीं बता रहा तो सब्सिडरी के एक्सपेंसेस में 20 छुपा पड़ा है, सवाल कुछ नहीं बता रहा, सब्सिडरी के खर्चों में 20 छुपा पड़ा है। पेरेंट ने क्या किया, पेरेंट ने खर्चों में कम कर लिया है, तो पेरेंट ने गलती से खर्चे कम कर लिए हैं। अब बता दें अगर पेरेंट ने खर्चे कम कर लिए हैं तो खर्चों को बढ़ाएंगे, और बढ़ाना किसे चाहिए था, इसे अदर इनकम को। तो खर्चे कम कर चुके हैं, कम की हुई चीज को बढ़ा दें, खर्चे बढ़ा दें, और उधर से टैली करने के लिए, खर्चे बढ़ाने का मतलब डेबिट, उधर से टैली करने के लिए अदर इनकम क्रेडिट होगी ना, तो खर्चे डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। तो अब क्या करें, सबसे पहले रेक्टिफाइंग एंट्री करें। पेरेंट तूने देखे पेरेंट तूने खर्चों में कम कर लिया, पेरेंट तूने खर्चों में माइनस कर दिया इसको, चल इसको निकाल इधर से प्लस करके, खर्चों में तूने माइनस कर लिया, डाल इसको अदर इनकम में, ये रेक्टिफिकेशन होगी। अब बता दें सब्सिडरी की किताबों में खर्चा पड़ा होगा, पेरेंट की किताबों में हमने इनकम डाल दिया, तो अब ये जो था ना, ये वाली एरर यहां सही हो गई थी जो पेरेंट ने की हुई थी, ये एरर सही हुई है। अब एरर जितनी सही हो रही है ना, मैं उन्हें रेड मार्कर से कर देता हूं, ये एरर सही हो रही है। अब मैं कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करने लगा हूं। कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट में ये आपस की इनकम है, इसे निकालें। सब्सिडरी ने खर्चे में डाला होगा 20, इसे निकालें। सॉल्यूशन में जाके देखें, +20 +20 -20 -20 इसी तरह आ रहा है, एग्जैक्ट इसी तरह आ रहा है। बड़ा अच्छा होगा अगर इसी तरह आ रहा है तो। आखिर में जाके मैं वही बात करता हूं जो आपको हौसला दिलाती है, और यार कुछ ना करके आना, इधर -20 तो कर ही आओगे ना भाई, इसके नंबर कट जाएंगे, इसके नंबर मिल जाएंगे। इजी मार्क्स होते हैं यार सवालों में, इजी मार्क्स। लेकिन अगर ये ब्लंडर मारोगे 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई ना करो तो अदर इनकम सवाल में ये हमने डाली है ना, डाल के फिर माइनस की, सवाल में मसला होगा। सवाल में इस तरह प्रेजेंटेशन नहीं हुई, आप लोग इस तरह करें प्रेजेंटेशन, सवाल में इस तरह प्रेजेंटेशन नहीं हुई तो सवाल में करें इस तरह। मैं सोल्यूशन निकालता हूं, अभी सोल्यूशन में आपको करके देता हूं, इसी तरह सोल्यूशन। क्वेश्चन में अदर इनकम कोई नहीं है तो खैर है, बस 0। कौन से सवाल ये 5? यार ये देखो ना, ये देखो ये एरर सही हो रही है 20 रुपए की, ये 20 रुपए प्लस वाला, और ये 20 रुपए माइनस। ये एरर सही हो रही है, और ये वाला 20 और ये वाला 20 कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट हो रही है। अच्छा जी इधर आ जाए। ओके, तो ये जो छोटी छोटी इस तरह की एडजस्टमेंट सबको सवालों में रहेगी ना पास पेपर के, कम से कम मुझे उनकी टेंशन नहीं है। पेपर में इस तरह की आपको कोई एडजस्टमेंट आएगी, लेकिन वो ऐसी आएगी जो पीछे से कोई पिछले वाले बच्चों को ना आई हो, वो आपके लिए आएगी, लेकिन वो अगली दफा वाले को कराने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनको अगली दफा कुछ और आएगी। अच्छा नहीं, इस तरह क्यों सारा छोड़ दें, 80-90% सवाल तो सारे होंगे आपके। अच्छा मोहतरम इधर अटेंटिव आप, फ्रेश माइंड के साथ एक चीज सुननी है। लीज में अगर इंटरेस्ट रेट या रेंटल मिसिंग हो सवाल में, इंटरेस्ट रेट या रेंटल मिसिंग हो सवाल में, तो उनको निकालने का तरीका है लेसर का फॉर्मूला यूज करें। किसका फॉर्मूला यूज करें? ऑलवेज यूज लेसर का फॉर्मूला। किसी को याद हो लेसर का फॉर्मूला? पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी, ये लेसर का फॉर्मूला होता था।
और लीज पेमेंट में अभी नोट कर लेना बाद में। लीज पेमेंट में क्या आता था? डाउन पेमेंट आता था, डाउन पेमेंट आता था, रेंटल आती थी और जीआरबी आती थी और तो यूजीआर। क्लियर? अच्छा, ये ना लेसर के इनफ्लोज होते हैं, ये लेसर के इनफ्लोज होते हैं। कैसे? डाउन पेमेंट लेसी से लेगा, डाउन पेमेंट, चुप 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 भाई, रेट्स में बड़ी आपने तसल्ली से बातें सुननी है। डाउन पेमेंट लेसर लेसी से लेगा, रेंटल लेसर लेसी से लेगा, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसर लेसी से लेगा, और एंड पे जब एसेट लेसर के पास वापस आ जाएगा तो किसी आउटसाइड वर्ल्ड से ये पैसे लेगा। ये हो गए इसके इनफ्लो। लेसर के आउटफ्लोज बताएं। एक इक्वेशन में आपके सामने ला लेता हूं, लेसर के आउटफ्लोज बताएं। एसेट खरीदना पड़ता है, सबसे बड़ा आउटफ्लो। लेसर को क्या खरीदना पड़ता है? एसेट। बाजार से खरीदना पड़ता है लेसर को एसेट, फेयर वैल्यू। और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लेसर को लॉयर को पैसे देने पड़े लीज के लिए? तो आईडीसी ऑफ लेसर। अब मैंने आपके सामने आज एक नया फॉर्मूला रखा है, इज इक्वल टू के बाद वाला तो आपको पता है, इज इक्वल टू से पहले वाला मैंने आपके सामने एक नया फॉर्मूला रखा है, लेकिन इसकी लॉजिक फॉर्मूले की बताएं। हर बंदा ये इंश्योर करता है, हर बंदा ये इंश्योर करता है कि मैं अपने आउटफ्लोज और इनफ्लोज को, सॉरी आउटफ्लोज और इनफ्लोज को मैच करूं। अच्छा प्लीज ये ना पूछिएगा कि सर आप आउटफ्लोज इनफ्लोज को मैच करा रहे हैं तो बेचारे को बचना क्या है? सबर सबर सबर, आउटफ्लोज इनफ्लोज को इज इक्वल टू की इक्वेशन डाल के को मैच कराने लगे हैं तो बचना क्या है? ओ भाई ये अगर आपने इसको ये देखा ना बचना क्या है, तो पीवी जुड़ा दें, आपको पता चल जाएगा इसको बचना क्या है, आपको पता चल जाएगा इसको बचना क्या है, वो इंटरेस्ट बचेगा इसको। तो ये ना भी सोचिएगा इस इक्वेशन में, सर इस बेचारे को बचना क्या? अगर आपने इक्वेशन इनफ्लोज आउटफ्लो टैली कराने लगे हैं, यानी आप कहने लगे हैं कि कॉलेज वालों को फीस आई है 20,000 और कॉलेज वालों का खर्चा हुआ है 20,000, तो सर कॉलेज को क्या बचना है? इस तरह मत सोचिएगा, ठीक है? इस तरह अगर आपने सोचना है तो फिर मैं ये पीवी जोड़ाऊंगा, फिर आपको मैं बता दूंगा उससे बचा कितना। तो फिलहाल मेरी ये टेंशन नहीं है इसको बचा कितना, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं अगर प्रेजेंट वैल्यूज से मैं खेलना चाहूं तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। फॉर्मूला जरा ज़बानी याद कर लें, फॉर्मूले की राइट साइड आपको याद है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं लेफ्ट, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ, ये पैसे लेसर को किससे आते हैं? इनफ्लो, 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 इनफ्लो। इस इनफ्लोज के लिए लेसर को क्या करना पड़ता है? बाजार से एसेट खरीदना पड़ता है और लॉयर को पैसे देने पड़ते हैं। अब इस इक्वेशन में हम जब डेटा डाला करेंगे तो चाहे इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो चाहे रेंटल मिसिंग हो, दोनों सूरतों में जवाब आ जाया करेगा आपका। फेयर वैल्यू से मुराद वो कॉस्ट है जो लेसर ने बाजार से एसेट को खरीदने के लिए इनकर की है। बोलो भाई, नीज में आ जाए वापस जिथे थी। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 73 साथ वाले की बुक में, पेज नंबर 73। लीज टाइम बताएंगे कितने साल है? 3 साल। लीज शुरू कब हो रही है? 1 जनवरी 2005। फेयर वैल्यू बता दें। अच्छा पहले मुझे आउटफ्लोज और इनफ्लोज बता दें कौन कौन से हैं। इधर लिखिए लेसर बुक्स, ये मैंने सवाल ना अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, तो सवालों में कुछ एडिशन डिलीशन हुई मैं कराता रहूंगा, बेहतर करें सवाल को। लेसर बुक्स। अच्छा बताएं जी, लेसर 50,000 रुपए का एसेट बाजार से, एक्सेलेंट, तो ये इसका आउटफ्लो हो गया। लेसर आईडीसी ऑफ लेसर लिखें, ऑफ लेसर, आईडीसी होते लॉयर को फीस दी, लॉयर को फीस दी, ये इसका क्या हो गया? आउटफ्लो। 53,000 का इसने आउटफ्लो किया, तो इसने एक तो एसेट बाजार से खरीदा और मिसाल के तौर पे कोई एसी, चुप चुप यार, इसने एसी बाजार से खरीदा और लॉयर को कहा 3,000 रुपए पकड़ मेरी लीज निगोशिएट करा। लीज निगोशिएट जब हो रही थी तो इस 53,000 के बदले इसको काफी ज्यादा आ रहा है। ऐसे ही है ना, 10 ये वाला, 45 ये वाला और 2 ये वाला, 45 जमा 10 जमा 2, 57,000। तो बता दें जी लगाया कितना है इसने? 53। भाई अभी वो नोट ना कर, लगाया कितना है इसने? 53। एसेट खरीदा, लॉयर को पैसे दिए। आने की क्या उम्मीद है? अगर मैं प्रेजेंट वैल्यूज इग्नोर कर दूं, आने की 3 साल तक आया आने 45,000, तो 45,000 जमा 10,000 55,000, 55,000 जमा 2,000 57,000 आने की उम्मीद है। कितना झोंक के, तो बचेगा कितना उसे, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा जी, इसके साथ लिखें, ये लेसी से किराया डाउन पेमेंट आएगी, इसके साथ क्या लिखें? इसके साथ आप ट्रांजैक्शन की एक साइड पे डाल दें और दूसरी साइड पे, और बैलेंसिंग आपका रेंटल या इंटरेस्ट आ जाएगा। टाइम वैसे ज्यादा बच गया 7-8 मिनट, लेकिन आप लोग जल्दी निकाल लेंगे, ट्राई करते हैं। अच्छा इसमें ना कैलकुलेटर पे एक स्किल है, ये आप पता नहीं कुछ को आती हो ना आती हो, मुझे कैमरे में दिखानी पड़ेगी। ये कैलकुलेटर पे एक स्किल है,
वो अगर आपको आती हो तो शायद जल्दी निकालें। फिलहाल बाकी बातें छोड़ें, स्किल स्कूल। आप इक्वेशन पहले मुझे करवाएं जो मैनुअल काम पहले हम करते थे। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज। आज ये लफ्ज समझ आया इम्प्लिसिट का? छुपा हुआ लीज में इंटरेस्ट आपने बाहर निकालना है कितने परसेंट? बोलेंगे फेयर वैल्यू 50,000। ये आउटफ्लोज वाली साइड है, इधर एक और आउटफ्लो डलवाएं 3,000। अच्छा जी, डाउन पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू होती है या नहीं होती? एज इट इज। रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू होगी। कितना किराया आने, कितने साल तक? 3 साल तक। कितना किराया? 15,000। तो 15,000 जरब बोले 1 माइनस 1.x। 1.x रेट गिवन नहीं है ना, 1 या अगर 10% है तो 1.1। 1.x अभी मैं आपसे पूछूंगा कैलकुलेटर पे आप लोगों ने क्या लिखा है? रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय .x। इसी तरह आता है ना यार। फर्ज करो 12% रेट है, कैलकुलेटर पे जिस तरह भी लिखोगे आप मुझे जरा बता देना। मैं जरा बच्चों के समझाने के लिए बात करूं, कैलकुलेटर पे जिस तरह लिखोगे मुझे बता देना। अगर 12% तो 1.12 लिखते थे, ऐसे ही ना 12%। तो मैं जरा उसकी जगह .x लिख रहा हूं, जिस तरह कैलकुलेटर पे जरा आपने शो करना है वो मुझे बता दीजिएगा। ये आ गया जमा, डाउन पेमेंट आ गई, रेंटल आ गया, जीआरबी है कोई नहीं, जो जीआरबी की प्रेजेंट वैल्यू 2,000। लेकिन याद है ये सिंपल डिस्काउंट होती थी, ये 3 साल बाद आनी है, ये सिंपल डिस्काउंट होती थी। प्लस 2,000 इंटू 1.x रेज टू पावर -3। सो द हाँ ये 53 आ जाएगा। ये तो मुझे ना बताएंगे, ये 53 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे 53 लिखें और इक्वल टू करके जरा 4.484%। अब ये पूरी रो में अगर एक बंदे को भी आता है ना कैलकुलेट करना तो वो क्लास के बाद सिखा दे, और एक बंदा मेरे पास आ जाए जरा उधर कैमरे के ऊपर मैं कर लूं। हैंग हो गया कैलकुलेटर, हैंग हो गया कैलकुलेटर, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। क्या? नहीं वो तो अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सवाल पे मैंने रेट लिखवाया था और चेंज करवाया था। वो मैंने इस अंडरस्टैंडिंग पे करवाया था कि आई कैप से मैंने ईमेल की थी पिछली दफा, उन्होंने कहा था इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ निकालना आपके सिलेबस में नहीं है। पिछली दफा आई कैप ने ये रिप्लाई किया था, लेकिन इस बार जब मैंने दोबारा ईमेल किया तो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ निकालना आपके सिलेबस में है। तो वो सवाल मुझे याद आ गया, अच्छी बात की उन्होंने। उस सवाल में मैंने इंटरेस्ट रेट लिखवाया हुआ था, लेकिन वो लिखवाया हुआ था आप इग्नोर करें यार, मेरी स्क्रीन साफ थी आपके सामने, मैं इस सवाल को करा रहा हूं। समझ आ रही? अब ये आप लोगों ने समझ रहे हैं अपनी रो में किसी से कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सोल्यूशन इसका नहीं देखना, सोल्यूशन में हिट एंड ट्रायल से निकला हुआ वो बड़ा लंबा तरीका है, सोल्यूशन इसका नहीं देखना। अच्छा इधर आओ, अब आप इधर आओ, हाँ कैमरे पे जरा दिखाओ। आप लोग अपनी रो से समझे, कैलकुलेटर चेंज कर लो, फिर देखो किस कैलकुलेटर से आ रहा है जवाब। वैसे मेरा हाँ कांट सॉल्व, किसी से सीखना पड़ेगा। इधर आ जाओ, आप सिखा दो भाई। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी वैसे है, सबके पास ये कैलकुलेटर नहीं होगा, बच्चों को मसला हो सकता है। हाँ चलो करो। 50,000 53,000 53,000 आगे अल्फा 53,000 के बाद क्या दबाने? इधर आ जाओ ना। अच्छा भाई, जो इधर आप हजरात बैठे हुए ना, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, वो एक स्टूडेंट ने इसी क्लास में से आप जैसा कोई बच्चा था उसने बना के अपलोड कर दी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा भाई बोल क्या रहे साथ साथ? 10,000 प्लस 15,000 मल्टीप्लाई, फिर वो फार्मूला लगाना है, एनओटी का फार्मूला। एनओटी का फार्मूला यस सर, 1 माइनस 1 प्लस अल्फा एक्स, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा एक्स, फिर शिफ्ट परसेंटेज दबाना, ये हमने फाइंड करना है इंटरेस्ट रेट, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और वही फार्मूला है सर सारा। फिर नीचे अल्फा एक्स दबाना है और शिफ्ट परसेंटेज, ये वो एक्स की वो सर रेट आ गया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और फिर प्लस वो डिस्काउंट फैक्टर लगाना है 2,000 पे, मल्टीप्लाई 1 प्लस और अल्फा एक्स वो परसेंटेज के लिए जो फाइंड करना है शिफ्ट परसेंटेज, और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, फिर शिफ्ट सॉल्व और इक्वल दबा देना। अच्छा भाई, ग्रुप के अंदर कोई बंदा वीडियो खुद बना के शेयर कर दे, वो मैं फिर किसी से कर लूंगा। आप लोगों को मैंने बता दिया है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट के नाम से आ रही है यूट्यूब के ऊपर, एक इसी डेटे के साथ एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, एक स्टूडेंट ने बनाई हुई है। चलो यार छोड़ो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन। लीज की क्लास है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। फिर ये लिखना, वैसे मैं वीडियो देख के बता देता हूँ, पॉइंट लगाने से नहीं आ रहा, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय
1 प्लस एक्स, ये अच्छा 0 पॉइंट में आ जाएगा, उसे फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके चले ठीक है। अब आप भाई 1 मिनट लगाएं और रेंटल निकाल दें। ये तो आसान है ना, इसमें तो जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं भी निकल सका कैलकुलेटर पे वो किसी से समझेंगे। आप क्वेश्चन 28 में जरा रेंटल निकाल दें। इनफ्लोज आउटफ्लोज को जरा लिख लें, इनफ्लोज कौन से आउटफ्लोज कितने हैं। 28 यार 1 मिनट लगाइएगा, ज्यादा नहीं टाइम। क्वेश्चन 28 ना यार ना, अब ये इंटरेस्ट वाली डिस्कशन छोड़ें, रेंटल निकालें। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी रेंटल कितने हैं? ओ रेंटल तो है नहीं। अच्छा रेंटल डाउन पेमेंट कितनी है? 0 कोई नहीं है। रेंटल्स को क्या ले लें? x रेंटल इंटू 1 माइनस, शुक्र है जिधर काम ठीक है, 1 माइनस 1.1065 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.1065 प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी 10,000 इंटू 1.10 रेज टू पावर माइनस 3 19594। वैसे मुझे स्टिल यही है, आई कैप ने वैसे रिप्लाई तो कर दिया, 99% चांस है पेपर में रेंटल ही मिसिंग होंगे, इंटरेस्ट रेट मिसिंग नहीं करेगा आपको, लेकिन रेंटल मिसिंग तो आसान सी चीज है, उसमें तो कोई मसला नहीं। ठीक है यार क्लास खत्म करो, होमवर्क आज कोई नहीं है।